यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भाटिया धीरे धीरे जाह्नवी के करीब जाते हुए कहने लगे, तुम्हारे ही पीछे यहाँ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। मिस्टर भाटिया ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मतलब ये कि यहाँ तुम्हें मैंने बुलवाया है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, पहले थोड़ा पास तो आओ, मिस्टर भाटिया ने एकदम से जाह्नवी को पकड़ते हुए कहा। मिस्टर भाटिया इससे पहले कि जाह्नवी को पकड़ पाते, जाह्नवी वहां से दूर हो गई और जाह्नवी ने घबराते हुए भाटिया से कहा, देखिए, मुझसे दूर रहिए वरना मैं चिल्ला दूंगी और फिर आप नहीं जानते कि उसके बाद आपका क्या होगा। मिस्टर भाटिया ने विलन वाली हंसी के साथ कहा, चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ इतनी तेज म्यूजिक में कौन तुम्हारी आवाज सुन पाता है। आपको शर्म नहीं आती क्या? मुझसे दूर रहिए वरना, जाह्नवी ने गुस्से से कहा। वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? चिल्लाओगी तो चिल्लाओ, पर मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। ऐसा कहते हुए मिस्टर भाटिया जाह्नवी के और करीब आ गए और जाह्नवी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। जाह्नवी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा, छोड़ो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जाह्नवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। मिस्टर भाटिया ने जाह्नवी का हाथ पकड़ रखा था और जोर जोर से विलन की तरह हंस रहा था और जाह्नवी से बोला, अब ये नखरे करना बंद करो और मेरे पास आओ। वाकई बाला की खूबसूरत हो तुम, तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया। अब आओ, मुझे खुश कर दो। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने घटिया हो तुम, मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कोई है, प्लीज बचाओ मुझे। जाह्नवी रोते हुए चिल्लाने लगी। वहीं बाहर वंश अपना कॉल सुनने के लिए उसी रूम के पास आया, तभी वंश को अंदर से जाह्नवी के चिल्लाने की आवाज आई। जाह्नवी की आवाज सुनकर वंश घबरा गया और मन ही में बोला, ये तो जाह्नवी की आवाज लग रही है, और गेट खटखटाते हुए कहा, जाह्नवी, तुम अंदर हो? जाह्नवी, गेट खोलो। क्या हुआ जाह्नवी? जाह्नवी, गेट खोलो। वंश की आवाज सुनकर जाह्नवी ने रोते हुए कहा, वंश, प्लीज बचाओ मुझे, वंश। इससे आगे जाह्नवी कुछ बोल पाती, मिस्टर भाटिया ने जाह्नवी का मुंह कसकर पकड़ लिया। लेकिन वंश को अब पता लग चुका था कि जाह्नवी अंदर है और वह किसी मुसीबत में है। वंश जोर जोर से गेट खटखटाने लगा। मिस्टर भाटिया वंश की आवाज सुनकर घबरा गया। वंश ने घबराते हुए गेट को तोड़ने लगा। 2 बार गेट को धक्का देने के बाद गेट टूटकर खुल गया और वंश ने देखा कि मिस्टर भाटिया ने जाह्नवी को पकड़ रखा है। वंश ने पहले जाह्नवी को खींच के अपने पास लिया और जाह्नवी रोते हुए वंश के गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, थैंक यू वंश, जो तुम आ गए, वरना न जाने ये घटिया आदमी मेरे संग क्या कर देता। मुझे यहाँ से ले चलो वंश, प्लीज ले चलो। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भाटिया घबराते हुए वंश को देख रहा था और वंश गुस्से से मिस्टर भाटिया को देख रहा था। वंश ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी, तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ खड़ी हो, इस घटिया आदमी को तो मैं देखता हूँ। जाह्नवी को साइड में खड़ा करके वंश ने मिस्टर भाटिया के गाल पर 3-4 चांटे लगाए और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई जाह्नवी को छूने की? घटिया इंसान, तू नहीं जानता कि तूने जाह्नवी को हाथ लगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वंश मिस्टर भाटिया को मारने लगा। मिस्टर भाटिया ने वंश को रोकते हुए कहा, रुको वंश, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। वंश ने मिस्टर भाटिया को एक और चांटा मारते हुए कहा, तू नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तू जो कर सकता है ना कर ले, पर आज तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा तूने जाह्नवी को हाथ लगाया ना, तेरे इन्हीं हाथों को मैं तोड़ दूंगा। मारते मारते वंश मिस्टर भाटिया को उस हॉल में ले आया जहाँ रिसेप्शन का फंक्शन चल रहा था। सभी लोगों ने जब देखा कि वंश मिस्टर भाटिया को मार रहा है तो सभी लोग शॉक्ड हो गए और जाह्नवी को रोता हुआ देखकर जाह्नवी की मां ने जाह्नवी को तुरंत गले लगा लिया और जाह्नवी से पूछने लगी, क्या हुआ जाह्नवी, तू ठीक तो है ना? बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू ठीक तो है ना? तू रो क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपनी मां के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगी।
तभी वंश के डैड ने वंश से पूछा, वंश क्या कर रहे हो ये, क्यों मार रहे हो इन्हें? वंश ने गुस्से से कहा, इस घटिया आदमी ने जानवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वंश की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। तभी सिद्धार्थ और दीप भी मिस्टर भाटिया को मारने लगे। वंश मिस्टर भाटिया के करीब गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा भाटिया। अब तू जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भाटिया ने वंश से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वंश, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वंश ने मिस्टर भाटिया से कहा, पहले तू अपने आप को छुड़ा, मुझे बाद में देखना। दीप ने पुलिस को कॉल कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और वंश ने मिस्टर भाटिया को पुलिस के पास धक्का देते हुए पुलिस से कहा, ले जाए इस घटिया आदमी को, इसने जानवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। पुलिस ने वंश कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसा कहते हुए पुलिस मिस्टर भाटिया को ले जाने लगी। मिस्टर भाटिया रुककर वंश से गुस्से में बोला, वंश, तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर मिस्टर भाटिया पुलिस के साथ चला गया। वंश जानवी के पास आया और जानवी से बोला, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने रोते हुए कहा, थैंक यू वंश, अगर आज तुम ना होते ना जाने वो राक्षस मेरे साथ क्या करता। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी की मां से कहा, आंटी आप इसे रूम में ले जाइए। वंश के कहने पर जानवी की मां जानवी को रूम में ले गई और उनके साथ अनिका, अनिका की सास और अनिका की मां और तीनों दादी भी गई। रूम में जाकर जानवी की मां ने जानवी को बिठा दिया और जानवी से बोली, बेटा तू ठीक तो है ना, उसने तेरे साथ कुछ? तभी जानवी ने कहा, नहीं मां, वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर पाता उससे पहले ही वंश वहां आ गया। अनिका ने जानवी से कहा, जानवी मुझे माफ कर दे, तू मुझे कब से यही कहे जा रही थी कि तुझे उस आदमी की नजर सही नहीं लग रही और मैंने तेरी बात को नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दे जानवी। नहीं दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जो लगा आपने वही किया ना, आप प्लीज कोई गिल्ट मत लीजिए, जानवी ने अनिका से कहा। तभी वहां जानवी के बाबा आ गए और जानवी को गले लगाकर रोने लगे और बोले, तू ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने रोते हुए बाबा से कहा, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज मत रोइए। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां वंश भी आ गया। वंश को देखकर जानवी के बाबा ने वंश के आगे हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने वो मेरी बेटी से क्या करता, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी के बाबा के हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अंकल, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, जानवी मेरी होने वाली बीवी है और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मैंने बस वही निभाया है, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उस भाटिया को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा, और आप सब हमारे घर चलिए, आज आप वहीं रुकिएगा। जानवी के बाबा ने कहा, नहीं बेटा, रोका होने के बाद लड़की शादी के बाद ही अपने ससुराल जाती है, हम वहां नहीं जा सकते, हम होटल में ही रुकेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश की मां ने कहा, भाई साहब, आजकल ये सब कोई नहीं मानता, आप जानवी की हालत देखिए, आप प्लीज हमारे घर चलिए, हम आपको किसी होटल में रहने नहीं देंगे। वंश, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी घर के लिए निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश ने अपनी मां से कहा, जी मां, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप सभी जल्दी बाहर आ जाइए, मैं दीप से भी कह दूंगा कि वो भी अपनी गाड़ी ले चले। ऐसा कहते हुए वंश बाहर की तरफ चला गया और दीप को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए बोला। दीप ने वंश से कहा, हाँ चल, मैं सबको घर छोड़ता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वंश ने दीप से कहा, दीप, आज तेरा रिसेप्शन खराब हो गया, आई एम सॉरी। दीप ने कहा, तू पागल हो गया है क्या, इसमें तेरी क्या गलती है, गलती मेरी है, मुझे ऐसे घटिया इंसान को पार्टी में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। एक बात बोलूं वंश, मुझे उस भाटिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो जरूर आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, तू सतर्क रहना। वंश ने कहा, तू चिंता मत कर, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो चाहे जेल से भी निकल जाए पर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, अगर उसने कुछ किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर तू ये सब छोड़, चल, जानवी को घर भी लेकर चलना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ चल। ऐसा कहते हुए वंश और दीप बाहर की ओर निकल गए और गाड़ी के पास खड़े होकर जानवी और बाकी सबका वेट करने लगे। जैसे ही जानवी और बाकी सब बाहर आए, वंश ने अपनी कार का गेट खोलते हुए कहा, आओ जानवी, बैठो। सभी लोग दोनों गाड़ियों में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। दीप की फैमिली और अनिका की फैमिली भी अभी वंश के घर ही गई थी। घर पहुंचकर वंश की मां ने जानवी से कहा, जानवी, तुम रूम में जाकर आराम कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, आओ बेटा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई।
जानवी की माँ और जानवी वंश की माँ के साथ रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर वंश की माँ ने जानवी से कहा, बेटा तुम यहाँ आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाइट सूट भिजवाती हूँ, तुम उसे पहन लेना। ऐसा कहकर वंश की माँ वहां से चली गई। जानवी की माँ ने जानवी से कहा, आ जा बेटा, बैठ जा। उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे डर है कि वो भाटिया बदला लेने के लिए फिर कुछ ना करे। जानवी की माँ ने जानवी को समझाते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर जानवी, तेरे साथ तेरा रक्षक, तेरा होने वाला पति है जो तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। आज तूने देखा ना उसने तुझे कैसे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। देखना जानवी, आगे भी वो हमेशा तेरी ऐसे ही रक्षा करेगा। तभी गेट पर खटखटाने की आवाज आती है और जानवी की माँ ने जब गेट खोला तो सर्वेंट जानवी के कपड़े लिए खड़ा था। सर्वेंट ने जानवी के कपड़े जानवी की माँ को दिया और कहा, ये मैडम ने जानवी मैडम के लिए भेजा है। उद्धरण चिन्ह। जानवी की माँ ने ठीक है कहा और सर्वेंट वहां से चला गया। जानवी की माँ ने जानवी को कपड़े देते हुए कहा, ड्रेस चेंज कर ले और फिर आराम कर लेना। जानवी चेंज करके आई और अपनी माँ के गोद में सिर रख कर लेट गई और अपनी माँ से बोली, माँ मैं वंश का ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। अगर आज वंश ना होता तो न जाने क्या होता माँ। और आज वंश का मैंने कुछ अलग ही रूप देखा, उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं उसके साथ हमेशा सुरक्षित हूँ। माँ वंश इतना बुरा नहीं है जितना मैंने उसे समझा था। वंश एक बहुत अच्छा लड़का है। माँ मैं वंश से कुछ बात करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जानवी की माँ ने कहा, ठीक है बेटा तुम यहीं रुको, मैं वंश के ऊपर ही भेजती हूँ। ऐसा कहकर जानवी की माँ रूम के बाहर चली गई और नीचे जाकर वंश से बोली, बेटा जानवी तुमसे कुछ बात करना चाहती है, वो ऊपर रूम में है, तुम वहीं चले जाओ। वंश जानवी की माँ की बात सुनकर सोचने लगा, अब जानवी मुझसे क्या बात करना चाह रही होगी। ऐसा कहकर वंश जानवी के रूम की ओर चला गया जहाँ जानवी बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। वंश ने गेट खटखटाया। जानवी ने गेट की तरफ देखा और वंश को देखकर खड़ी हो गई और बोली, वंश। वंश ने रूम के अंदर जाकर जानवी से कहा, आंटी ने कहा है तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, बोलो। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से कहा, मैं तुम्हें मिलकर थैंक यू बोलना चाह रही थी। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं जीने लायक ही नहीं बचती और शायद मैं कुछ गलत कदम भी उठा लेती। आज तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी वंश। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा, तुम्हें बार बार थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने से वही किया है और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भाटिया को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। जानवी ने वंश से कहा, वंश तुम भाटिया को जेल से छुड़वा दो। वंश ने शॉक होते हुए बोला, क्या ये क्या कह रही हो तुम, जानती हो ना उसने क्या किया है और तुम कह रही हो कि मैं उसे जेल से छुड़वा दूं। हाँ वंश, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कल को भाटिया तुम्हारे से बदला ले। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज तुम उस भाटिया को छुड़वा दो। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से कहा। वंश ने जानवी को बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो भाटिया कुछ नहीं कर पाएगा और उसे अगर कुछ करना भी होगा तो वो जेल से बाहर आने के बाद भी करेगा। इससे अच्छा तो वो जेल में ही रहे, जेल में रहेगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, पर वंश। इससे पहले कि जानवी कुछ कह पाती, वंश ने जानवी को बीच में रोकते हुए कहा, जानवी तुम इन सब के बारे में अब कुछ मत सोचो, तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वंश वहां से चला गया और जानवी बेड पर बैठ गई। जानवी अपने आप से ही बोली, हे गंगा मैया, वंश की रक्षा करना, वो भाटिया वंश को कुछ नुकसान न पहुंचा सके, प्लीज गंगा मैया उसका ध्यान रखना। इससे पहले कि जानवी कुछ कह पाती, वंश ने जानवी को बीच में रोकते हुए कहा, जानवी तुम इन सब के बारे में अब कुछ मत सोचो, तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर वंश वहां से चला गया और जानवी बेड पर बैठ गई। जानवी अपने आप से ही बोली, हे गंगा मैया, वंश की रक्षा करना, वो भाटिया वंश को कुछ नुकसान न पहुंचा सके, प्लीज गंगा मैया उसका ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। अगले दिन सुबह जानवी की आंख खुलती है। कमरे में जानवी के अलावा कोई नहीं था। जानवी उठकर नीचे की ओर चली गई, जहां पर नीचे हॉल में सभी लोग इकट्ठा थे और जानवी को देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ गई। वंश की मां ने जानवी के करीब आते हुए कहा, उठ गई बेटा, आओ हमारे साथ बैठो। वंश भी वहां पर मौजूद था। अनिका और दीप की फैमिली रात को ही वापस चली गई थी। जानवी ने वंश की मां से कहा, मैं इतनी देर तक सोती रही, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं और न जाने क्यों मेरी भी आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, तुम रात को बहुत थक गई थी,
इसी वजह से तुम्हारी आंख नहीं खुल पाई होगी और हमने भी तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तुम जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम सब मिलकर एक साथ नाश्ता करेंगे और आज तुम्हारी शादी की बातें भी करनी है। तभी जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे सब कपड़े तो होटल में ही हैं, मैं क्या पहनूंगी? उद्धरण चिन्ह। जानवी की माँ ने कहा, हमारा सब सामान वहां से आ चुका है। यहाँ सभी ने कहा है हम जब तक मुंबई में रहेंगे तब तक यहीं ठहरेंगे। मैंने तेरा सामान तेरे कमरे में रखवा दिया है, जाकर तैयार हो जा और आज तू और वंश एक साथ मंदिर भी जाओगे। अच्छे से तैयार होना बेटा। उद्धरण चिन्ह। तभी सिम्मी ने जानवी से कहा, चलिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपको तैयार करने में हेल्प करूंगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने स्माइल के साथ ठीक है कही और वो रूम की ओर चले गए। रूम में जाकर सिम्मी ने जानवी से कहा, जाए भाभी, आप नहा लीजिए, मैं आपका बाहर ही वेट करती हूँ। और हाँ, आज कुछ ना बहुत सुंदर सा पहनना, आज आप भाई के साथ मंदिर जाने वाली हैं पहली बार, और पता है आप दोनों अकेले जाएंगे ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी ने कहा, अकेले क्यों, आप भी चलना हमारे साथ, मंदिर ही तो जा रहे हैं, सब लोग साथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओ भाभी, आप ना बहुत बोरिंग है, वंश भैया की तरह है। आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और आप उसमें भी मुझे कबाब की हड्डी बना के ले जाना चाहती हैं। नहीं, आज आप दोनों अकेले जाए, हम सब शाम को एक साथ डिनर पर जाने वाले हैं। नीचे आज यही बात हो रही थी और फिर कल तो आप चली जाएंगी। पता नहीं आपके बिना फिर मेरा मन कैसा लगेगा। बस ये 1 महीना है ना, जल्दी से निकल जाए और आप यहाँ पर जल्दी आ जाएं, फिर भाभी हम एक साथ शॉपिंग पर भी चला करेंगे, ठीक है ना? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, जानवी ने स्माइल करते हुए कहा, अब जाए भाभी, नहीं तो आप जानती हैं ना, वंश भैया जब इंतजार करते हैं तो उनका पारा हाई हो जाता है, ये तो आप अच्छे से जानती होंगी। सिम्मी ने जानवी से कहा, और क्या, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब हम लंच पर गए थे ना तो सिर्फ 10 मिनट वेट किया था आपके भैया ने, और उसमें उनका पारा हाई था इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। खड़ूस हैं वैसे आपके भाई। जानवी के मुंह से गलती से निकल गया। जानवी ने अपने दांतों तले जीभ दबा के सिम्मी की तरफ देखा, पर सिम्मी ने हंसते हुए जानवी से कहा, बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, भाई तो हैं ही खड़ूस। उद्धरण चिन्ह। सिम्मी की बात सुन के जानवी भी हंसने लगी और बोली, चलो मैं नहाकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी नीचे से वंश की माँ की आवाज आती है जो सिम्मी को बुला रही थी। सिम्मी नीचे चली जाती है। जानवी जब नहाकर बाहर आती है तो जानवी के बाल भीगे हुए थे। भीगी हुई लंठे जानवी के चेहरे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से जानवी बहुत खूबसूरत लग रही थी और जानवी ने चेरी रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। जैसे ही जानवी बाथरूम से बाहर आई, रूम के बाहर से वंश फोन पर बात करता हुआ गुजर रहा था। जानवी को देखते ही वंश के कदम रुक गए। जानवी की नजर भी वंश पर पड़ी और वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते रहे। तभी वंश के फोन से आवाज आई, हेलो हेलो वंश। उद्धरण चिन्ह। जिसकी वजह से वंश जानवी के ख्यालों से बाहर आया और फोन पर बात करने लगा। जानवी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वंश बात करते करते आगे चला गया। सिम्मी भागते हुए रूम में आई और जानवी को देखकर बोली, वाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, और वो भी बिना तैयार हुए। जब आप तैयार होंगी तो और कितनी खूबसूरत लगेंगी। आए भाभी, मैं आपके बाल सुलझा देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जानवी मिरर के सामने बैठ गई और सिम्मी उसके बाल सुलझाने लगी। सिम्मी उसके बाल सुलझाते सुलझाते जानवी से बोली, वाह भाभी, आपके तो बाल भी कितने प्यारे हैं, और कितने लंबी भी हैं। कैसे किए आपने इतने लंबे बाल? मेरे देखिए ना, बिल्कुल झाड़ू हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, बस माँ के हाथों की चंपी का कमाल है। आप हफ्ते में 3 बार चंपी करवाना शुरू कर दीजिए, देखना आपके बाल भी खूब लंबे हो जाएंगे। सच में भाभी, अब मैं भी ऐसी चंपी करवाया करूंगी, लंबे बाल ना वाकई बहुत सुंदर लगते हैं ना। सिम्मी ने जानवी से कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे एक बात पूछूं? जानवी ने सिम्मी से पूछा। सिम्मी ने कहा, हाँ हाँ पूछिए ना, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। आपके वंश भैया बचपन से ही ऐसे थे क्या? गुस्सैल, बचपन से इनको इतना गुस्सा आता था? जानवी ने सिम्मी से कहा। सिम्मी ने बोला, नहीं भाभी, भाई को गुस्सा जल्दी आ जाता है पर वो उतने ही शरारती भी हैं। पता है, घर में खूब सबके संग मजाक करते और जब आप उस वक्त उनको देखेंगी ना, आपको लगेगा ही नहीं कि वंश भैया गुस्सा भी कर सकते हैं। और पता है, कॉलेज टाइम पर बहुत सी लड़कियों ने वंश भैया को प्रपोज किया था। बस वंश भैया ही हैं जिन्होंने आज तक किसी लड़की को भाव नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, क्या आपके वंश भैया ने आज तक किसी लड़की को भाव भी नहीं दिया? पर उन्होंने तो मुझसे कहा था कि उनकी काफी गर्लफ्रेंड रही है, तो क्या मुझसे झूठ बोल रहे थे?
सिम्मी ने कहा, वो आपको चिढ़ाने के लिए कह रहे होंगे पर आज तक वंश भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हाँ, बहुत सी लड़कियां उनके पीछे तो पड़ी हैं। उन्हें प्रपोज किया है, उनको शादी के लिए प्रपोज किया है, पर वंश भैया आज तक नहीं माने। वैसे भाभी, आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, नहीं, मेरा भी आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मुझे इन सब चीजों में पढ़ना अच्छा ही नहीं लगा आज तक। हाँ, लेकिन मुझे रोमांटिक मूवीज देखना, किसी लव स्टोरी के बारे में जानना, ये सब जरूर पसंद था, पर खुद अपनी लव स्टोरी बनाना, वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी ने कहा, अभी तो नहीं है लेकिन पहले था। अच्छा, तो क्यों ब्रेकअप कर लिया? जानवी ने सिम्मी से पूछा। सिम्मी ने थोड़ा उदास और थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, वो सही लड़का नहीं था भाभी। वो शादी से पहले मुझे वो करने के लिए कहता था जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैं इन सब चीजों के लिए तैयारी नहीं थी। मुझे ये सब सही नहीं लगता था, और जो लड़का शादी से पहले मुझे फोर्स कर रहा था और अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या वो मेरा साथ में रहता? इसी के लिए मैं उसको मना करती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे लड़ता था। एक दिन मैंने परेशान होकर उससे ब्रेकअप कर लिया। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने खड़े होते हुए सिम्मी के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही किया। बहुत अच्छा फैसला लिया आपने, और मुझे पता लग गया कि आप कितनी समझदार हैं। अंकल आंटी ने आपको एक विश्वास के साथ भेज रखा है बाहर। आप उनके विश्वास पर खरी उतरी। भगवान करे आप जैसी बेटी हर किसी को मिले। और पता है, वो लड़का आपका साथ कभी नहीं देता, लास्ट में आपको धोखा देकर ही जाता। और देखना, आपको ना कोई सच्चा प्यार करने वाला जरूर मिलेगा जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बस उससे मिलने में ना अभी थोड़ी देर और है। वो आपका साथ जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। आपको उसके साथ ऐसा लगेगा कि आप दुनिया की सारी मुसीबत से सुरक्षित हैं। आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देने वाला कोई खड़ा है। उद्धरण चिन्ह। तभी सिम्मी ने जानवी से कहा, भाभी आपको भी वंश भाई के साथ ऐसा लगता है? सिम्मी की बात सुनकर जानवी थोड़ी नर्वस हो गई और सिम्मी से आंखें चुराते हुए बोली, पहले तो नहीं लगता था, पर कल के बाद अब मुझे लगने लगा है कि वंश के साथ मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अपने मन में कहा, पर वंश और मैं एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जानवी को ख्यालों में खोया हुआ देख सिम्मी ने जानवी को हल्का सा हिलाया और कहा, क्या सोचने लगे भाभी? चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाए, वंश भैया वेट कर रहे होंगे आपका नीचे। जानवी तैयार होकर सिम्मी के साथ नीचे आ गई। जानवी के पास वंश की मां आकर बोली, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। जाओ वंश और तुम जाकर मंदिर हो आओ, जब तक हम सभी घर वाले बैठकर तुम्हारी शादी की कुछ बातें कर लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद ले लेना ताकि तुम दोनों शादी के बाद हमेशा खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। वंश, जानवी को लेकर जाओ, और हाँ, मंदिर से आते वक्त जानवी को किसी रेस्टोरेंट में भी ले जाना। वहां बैठकर तुम दोनों कुछ टाइम एक साथ बिता लेना। वंश जानवी के पास आया और जानवी से बोला, चलो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर दोनों मेन एंट्रेंस की तरफ चल दिए। गाड़ी के पास पहुंचकर वंश ने जानवी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। जानवी आगे वाली सीट पर बैठ गई। दोनों मंदिर की ओर निकल गए। मंदिर पहुंचकर जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे, पंडित जी ने वंश से कहा, आओ बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके बता दिया था कि तुम अपनी होने वाली पत्नी के साथ आ रहे हो। अब आओ, तुम दोनों माता रानी का आशीर्वाद लो। उद्धरण चिन्ह। जानवी और वंश ने माता रानी के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी ने जानवी को प्रसाद और माता रानी की चुनरी भेंट में दी, जिसे लेकर जानवी ने उसको अपने माथे पर लगाया और पंडित जी ने जानवी से कहा, बेटी, उनकी फैमिली में आकर तुम बहुत खुश रहोगी, बहुत अच्छे लोग हैं, हमेशा उनको खुश रखना। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पंडित जी। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने वंश से कहा, तुम दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लगता है तुम दोनों की जोड़ी स्वयं भगवान ने बनाई है। वंश और जानवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और जानवी ने अपनी नजर झुका ली। वंश ने पंडित जी से कहा, ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, जय माता दी। वंश और जानवी ने पंडित जी को जय माता दी कहा और वहां से चले गए। जैसे ही वंश और जानवी मंदिर के नीचे पहुंचे, उनके पास एक छोटी सी बच्ची गजरे लेकर उन्हें बेचते हुए वंश से बोली, सर जी, एक गजरा ले लो, आपकी बीवी पर बहुत अच्छे लगेंगे। कितनी सुंदर बीवी है आपकी, गजरा लगाकर और भी सुंदर लगेंगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने शर्माते हुए अपनी नजर झुका ली और वंश ने उस गजरे वाली से कहा, नहीं चाहिए, जाओ। प्लीज सर जी, ले लो, ज्यादा महंगा नहीं है, प्लीज ले लो। गजरे वाली बच्ची ने वंश से कहा। वंश ने इरिटेट होते हुए कहा, चलो दो। कितने का है? सिर्फ 50 रुपए सर जी। वंश ने 50 रुपए देते हुए कहा, ये लो, दो। उस बच्ची ने वंश को गजरा दिया और फिर वंश से बोली, सर जी, अब मैडम के बालों पर भी लगा दीजिए अपने हाथों से। उद्धरण चिन्ह।
वंश उस बच्ची की बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया और उससे बोला, अब मैंने तुमसे गजरा ले लिया ना, अब जाओ तुम यहाँ से। बच्ची ने कहा, अच्छा ठीक है जाती हूँ, पर अपने हाथों से लगाना मैडम के सिर पर गजरा। उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, जाती हो कि नहीं जाती हो, जाओ। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की ऐसी क्यूट सी लड़ाई देखकर जानवी जोर से हंसने लगी। वंश ने जानवी से क्यूट तरीके से कहा, तुम क्यों हंस रही हो, ये लो गजरा, लगा लेना अपने बालों पर। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से गजरा लिया और अपने पास रख लिया और वंश से बोली, अब चलें। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से गाड़ी में बैठने के लिए कहा और वो दोनों किसी रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। गाड़ी में जानवी ने गजरा देखते हुए कहा, कितना सुंदर गजरा है ना, और वो बच्ची भी कितनी प्यारी थी। उद्धरण चिन्ह। वंश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ और बहुत शैतान भी थी, देखा नहीं कैसे छेड़ रही थी मुझे। उद्धरण चिन्ह। वंश की बात सुनकर जानवी हंसने लगी और वंश से बोली, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, रेस्टोरेंट में, माँ ने कहा था मंदिर से आते वक्त तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाऊं। उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी ने कहा, रेस्टोरेंट ना जाकर हम किसी पार्क में चलें, मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी बारिश आएगी, पार्क में घूमने में बहुत मजा आएगा, चलें। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा, और अगर बारिश आ गई तो पार्क में भीग नहीं जाएंगे क्या। उद्धरण चिन्ह। नहीं भीगेंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे बारिश से बचकर, और जरूरी थोड़ी ना है कि बारिश आएगी। उद्धरण चिन्ह। चलो ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं रहेंगे पार्क में, वहां पर भी बच्चे खेल रहे होते हैं और बहुत शोर होता है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा। जानवी ने वंश से कहा, तुम्हें बच्चों का खेलने शोर लगता है क्या, आज तक के बचपन में खुद नहीं खेले क्या। उद्धरण चिन्ह। और गलती से जानवी के मुंह से निकल गया कि जब हमारे बच्चे होंगे तब भी तुम ऐसे ही कहोगे क्या। उद्धरण चिन्ह। जानवी के मुंह से गलती से निकलने पर जानवी ने अपने सिर पर टैप किया और वंश ने एकदम से जानवी की तरफ देखा। जानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने मन में सोचने लगी, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। जानवी, तू भी ना। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने बात पलटते हुए कहा, वो मेरा मतलब ये कहने का कि अब तुम जल्दी से पार्क चलो। जानवी की बात सुनकर वंश के चेहरे पर स्माइल आ गई और वंश ने जानवी को छेड़ते हुए कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है बच्चों की। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने शर्म से घबराते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये सब छोड़ो और पार्क चलो, और अब चुप रहो बिल्कुल। जानवी की बात सुनकर वंश के फेस पर स्माइल आ गई। अब वो दोनों पार्क की तरफ चल दिए। पार्क पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और पार्क के अंदर गए। पार्क में काफी भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और पार्क में कैंडी फ्लॉस वाले, भेलपुरी वाले बेचने के लिए खड़े थे। कहीं कहीं लव बर्ड्स भी बैठे हुए थे। जानवी ने शर्म से घबराते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, वो तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ये सब छोड़ो और पार्क चलो, और अब चुप रहो बिल्कुल। जानवी की बात सुनकर वंश के फेस पर स्माइल आ गई। अब वो दोनों पार्क की तरफ चल दिए। पार्क पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और पार्क के अंदर गए। पार्क में काफी भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और पार्क में कैंडी फ्लॉस वाले, भेलपुरी वाले बेचने के लिए खड़े थे। बर्ड्स भी बैठे हुए थे। अब आगे लव बर्ड्स को देखकर वंश और जानवी शर्म से अपनी आंखें झुका ली और वंश ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, लोगों को तो कहीं भी चैन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वंश और जानवी पार्क में घूमते घूमते बातें करने लगे। जानवी ने वंश से कहा, कितना सुंदर मौसम हो रहा है ना, वैसे तुमने एक बात नोटिस करी। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा, क्या। उद्धरण चिन्ह। हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तभी बारिश क्यों हो रही होती है। जानवी ने वंश से कहा। वंश ने कहा, पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैं बताती हूँ, क्योंकि भगवान जी ऐसा ठंडा वाला मौसम इसलिए कर देते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा रहे, नहीं तो तुम तो मुझसे हर सेकंड में लड़ते रहोगे, और तुम भी जानते हो तुम्हारा दिमाग इतना गर्म रहता है, इसलिए भगवान जी थोड़ी बारिश करके ना तुम्हारे दिमाग को ठंडा कर देते हैं। जानवी ने मजाक करते हुए कहा। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब कुछ भी बोल दी हो। उद्धरण चिन्ह। देखा, देखो कैसे चिढ़ गए, वैसे तुम बहुत चिड़चिड़े हो, हर बात पर चिढ़ जाते हो। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से कहा। वंश ने कहा, हाँ जैसे तुम तो चिड़चिड़ी नहीं हो, तुम भी तो चिढ़ जाती हो हर बात पर, तुम तो चिड़चिड़ी भी हो और लड़ाकू भी, हर बात पर लड़ती रहती हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ क्योंकि तुम पहले मुझसे लड़ते हो तो मुझे भी लड़ना ही पड़ेगा ना, चुपचाप सुनती थोड़ी रहूंगी तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से कहा। तभी जानवी की नजर कैंडी फ्लॉस पर गई और जानवी ने कैंडी फ्लॉस को देखते ही खुशी से वंश से कहा, कैंडी फ्लॉस, चलो ना कैंडी फ्लॉस खाते हैं, मुझे कैंडी फ्लॉस बहुत पसंद है।
वंश ने कहा, मुझे नहीं खाने, तुम खा लो, तुम्हें खाने हैं तो। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, अरे ये बहुत टेस्टी है, कभी खाया है, मुंह में जाते ही ना ऐसे घुल जाता है कि बता नहीं सकते। चलो ना, क्यों नखरे कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो तुम खा लो। उद्धरण चिन्ह। वंश ने इरिटेट होते हुए कहा। जानवी ने कहा, तुम रहने दो, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा कहकर जानवी कैंडी फ्लॉस लेने चली गई और कैंडी फ्लॉस बेचने वाले से कहा, भैया 2 कैंडी फ्लॉस दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वंश भी जानवी के पीछे वहीं आ गया था और जानवी को 2 कैंडी फ्लॉस मांगते सुनकर बोला, अरे मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने गुस्से से कहा, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं ले रही हूँ, ये दोनों मेरे लिए हैं, तुम चुपचाप खड़े रहो। भैया आप 2 दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, ओह अच्छा फिर ठीक है। उद्धरण चिन्ह। कैंडी फ्लॉस वाले ने जानवी को 2 कैंडी फ्लॉस दिए और वंश ने अपना वॉलेट निकालकर कैंडी फ्लॉस वाले को पैसे दिए और जानवी से बोला, अब चले घर, मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश आने वाली है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कैंडी फ्लॉस खाते खाते बोला, हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह। जानवी को क्यूट तरीके से कैंडी फ्लॉस खाते हुए देख वंश स्माइल करने लगा और फिर वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ निकल गए। गाड़ी में बैठकर जानवी कैंडी फ्लॉस खाते खाते वंश से बोली, पता है मैं जब छोटी थी ना तो मैं बाबा से जब नाराज होती ना तो बाबा हमेशा कैंडी फ्लॉस लाकर ही मुझे मनाते थे और मैं झट से मान जाती थी। बाबा को भी पता था कि मैं कैंडी फ्लॉस से तुरंत मान जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वंश जानवी की बातों को बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुन रहा था और वंश ने जानवी से कहा, मैं भी जब छोटा था ना और डैड से नाराज हो जाता था तो डैड हमेशा मेरे लिए टॉय कार लेकर आते थे जिसे देखकर ना मैं भी झट से मान जाता था। और पता है एक बार तो सिम्मी ने मेरी कार तोड़ दी और तब मैंने पूरे एक दिन कुछ नहीं खाया था और खूब रोया था मैं। तो सिम्मी ने मेरे लिए अपनी गुल्लक तोड़ दी थी और उसी गुल्लक के पैसों से मेरे लिए कार लेकर आई थी और वो कार मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है, बहुत स्पेशल थी ना। उद्धरण चिन्ह। बातें करते करते जानवी और वंश अपनी सारी लड़ाइयां को भूल ही गए और एक फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे थे और बातें करते करते जोर जोर से हंस भी रहे थे। और तभी वो दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों घर के अंदर गए। सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। वंश और जानवी को देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ गई और वंश की मां ने कहा, आ गए तुम दोनों, हम तुम दोनों की शादी की बात ही कर रहे थे, आओ बैठो। उद्धरण चिन्ह। वंश और जानवी सबके साथ बैठे तो वंश की दादी ने वंश और जानवी से कहा, तुम्हारी शादी की सारी बातें हो गई हैं, तुम दोनों की शादी यही मुंबई में होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी सिम्मी ने जानवी के हाथ में गजरा देखा और सिम्मी ने जानवी से कहा, भाभी ये आपके हाथ में गजरा है ना, ये आपने कहाँ से लिया, कितना प्यारा है। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, वो एक छोटी सी बच्ची गजरा बेच रही थी तो वंश से जबरदस्ती करने लगी, गजरा खरीदने के लिए तो वंश ने ही खरीद कर दिया। सिम्मी ने कहा, क्या बात है भाई, आप बड़े रोमांटिक निकले, अब भाभी को गजरा दिलाया ही है तो अपने हाथ से उनके बालों में भी लगा दो। उद्धरण चिन्ह। वंश और जानवी एकदम से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जानवी ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और वंश ने सिम्मी से कहा, चुप रहो, जानवी खुद लगा लेगी अपने बालों में, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वंश वहां से उठकर जाने लगा, सिम्मी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, पहले आप जानवी भाभी के बालों में गजरा लगाओ तभी आप यहाँ से जा सकते हो। जानवी ने खड़े होते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं सिम्मी, मैं खुद लगा लूंगी। नहीं भाभी, प्लीज ना भाई, इसे लगाइए ना, प्लीज भाई, आप लगाइए ना भाभी का गजरा। सिम्मी ने कहा। तभी वंश की दादी ने कहा, लगा देना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, आपने होने वाली बीवी के ही तो लगा रहा है। सबकी जिद करने की वजह से वंश को जानवी के बालों में गजरा लगाने के लिए मानना ही पड़ा। वंश ने जानवी के आगे हाथ करते हुए गजरा मांगा। जानवी ने नर्वस होते हुए वंश के हाथ में गजरा दिया और जानवी पीछे मुड़ गई। वंश जानवी के बालों में गजरा लगाने लगा। जानवी शर्म से नीचे नजरें झुकाए खड़ी थी। सभी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी सिम्मी ने कहा, वाह कितना रोमांटिक है ना माँ, इन दोनों की तो ऐसी फोटो बनती है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कहते हुए सिम्मी ने दोनों की फोटो क्लिक कर ली। गजरा लगाने के बाद जानवी और वंश शर्म से लाल हो गए। वंश ने जैसे ही गजरा लगा दिया और तुरंत वहां से ये कहकर निकल गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। सभी लोग हंसने लगे। जानवी भी शर्म से नजरें झुकाए बैठी हुई थी। गाड़ी में बैठकर वंश ने मन ही मन में बड़बड़ाया, ये सिम्मी ना कैसी भी जिद करने लगती है, मिलने दो इसे अकेला, फिर बताता हूँ। ऐसा कहकर वंश अपने ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस के केबिन में बैठा वंश अपना काम कर रहा था। तभी वंश के फोन की घंटी बजी, जिस पर पुलिस कमिश्नर का फोन कॉल था। वंश ने फोन उठाकर हेलो कहा।
सामने से पुलिस कमिश्नर ने कहा, हेलो वंश। वंश, एक बुरी खबर है। वंश ने शॉक होते हुए कहा, बुरी खबर? क्या? पुलिस कमिश्नर ने कहा, वंश, भाटिया जेल से छूट चुका है। क्या? भाटिया जेल से छूट गया? पर कैसे? वंश ने खड़े होते हुए कहा। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वंश। भाटिया की पहचान इतनी है कि इसने अपने आप को आसानी से छुड़ा लिया, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि भाटिया ऐसा कुछ भी कर सकता है। और हाँ, अपनी होने वाली वाइफ से भी कहना कि वो भी केयरफुल रहे, क्योंकि उन्हें भी भाटिया से खतरा है। रखता हूँ वंश, अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर दोनों ने फोन काट दिया। वंश सोचते सोचते गुस्से से बड़बड़ाने लगा, ये भाटिया जेल से कैसे छूट सकता है? अगर इसने जानवी को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे इस भाटिया के पास जाना होगा। वंश अपनी गाड़ी की चाबी लेकर जल्दी जल्दी में ऑफिस से अपनी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी स्टार्ट करके भाटिया के घर की तरफ निकल गया। वंश गुस्से में गाड़ी चलाते हुए भाटिया के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर वंश वॉचमैन की बात को इग्नोर करते हुए सीधा भाटिया के घर के अंदर चला गया, जहां भाटिया सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। वंश को देखकर भाटिया ने विलन स्माइल के साथ चाय के कप को नीचे रखा और खड़े होते हुए वंश से कहा, आओ वंश सिंघानिया, कैसे हो? मुझे जेल से बाहर देखकर खुशी तो बहुत हुई होगी ना तुम्हें? आओ बैठो, चाय पियो और अपने गुस्से को जरा शांत रखो, कूल डाउन। वंश ने गुस्से से भाटिया के करीब आकर भाटिया से कहा, मुझे तेरे संग बैठकर चाय पीने का कुछ शौक नहीं। सुन मेरी बात, तू बाहर तो जैसे तैसे आ गया, पर याद रखना, अगर तूने जानवी को या मेरे परिवार में से किसी को भी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो याद रखना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी साथ पुश्तें भी कभी भूल नहीं पाएंगी। और हाँ, ये मत सोचना कि तू जो मर्जी कर सकता है। तू भी अच्छे से जानता है कि तेरी औकात दिखाने में मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगेगा, समझा? इसलिए भूल कर भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, वरना। ऐसा कहकर वंश वहां से बाहर की ओर जाने लगा। तभी भाटिया ने पीछे से वंश को रोकते हुए कहा, अब आए हो तो ये तो बताते जाओ कि तुम्हारी खूबसूरत वाइफ कैसी है, बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। वंश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और भाटिया की तरफ भागते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे बोला, तू क्या फिर मेरे हाथ से पीटना चाहता है? अपनी गंदी जुबान से जानवी का नाम भी मत लेना। और हाँ, आज के बाद जानवी को तूने आंख उठा के तक देखा ना, तो तेरी आंखों को मैं नोच लूंगा। आज सिर्फ तेरे बच्चों की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मुझे मजबूर मत कर, तुझे तेरे बच्चों के सामने ही कुत्ते की तरह मारूं। वंश वहां से बाहर की ओर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। वंश के घर पर सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। वंश गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला गया। सभी लोग वंश को गुस्से में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गए और वंश की मॉम ने कहा, ये वंश इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ होगा? उद्धरण चिन्ह। जानवी भी शॉक होते हुए सोचने लगी, कहीं ये भाटिया की वजह से तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। तभी जानवी ने वंश की मां से कहा, आंटी मैं वंश से जाके बात करूं? उद्धरण चिन्ह। वंश की मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ही जाकर पूछो कि इतने गुस्से में क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जानवी वंश के कमरे की ओर गई जहां वंश ने गेट लॉक किया हुआ था। जानवी ने घबराते हुए गेट को खटखटाया और कहा, वंश गेट खोलो। उद्धरण चिन्ह। अपने बेड पर गुस्से में बैठा वंश जानवी की आवाज सुनकर गेट की तरफ देखने लगा और गेट की तरफ जाकर वंश ने दरवाजा खोला। जानवी को देखकर वंश कमरे के अंदर वापस आया। जानवी वंश के कमरे में आई और वंश से बोली, वंश क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं भाटिया की वजह से तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा, हाँ, वो भाटिया जेल से छूट चुका है। जानवी शॉक हो गई और डरते डरते वंश से कहने लगी, क्या भाटिया जेल से छूट गया? वंश, उसने अपना बदला लेने के लिए कुछ किया तो? उसने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, अच्छे से समझा कर आया हूं उसे। अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी दुश्वार कर दूंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जानवी, जब तक मैं हूं भाटिया कुछ नहीं कर सकता। जानवी, तुम घर में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना वो सब टेंशन लेने लगेंगे। सब लोग खुश हैं, उन्हें खुश ही रहने दो, वंश ने जानवी से कहा। जानवी ने कहा, पर सब लोग अगर पूछेंगे कि तुम गुस्से में यहाँ क्यों आए, तो मैं क्या बोलूंगी? उद्धरण चिन्ह। कुछ भी कह देना, पर यह मत बताना कि मैं भाटिया की वजह से गुस्सा हुआ था। वंश ने जानवी से कहा, ठीक है, मैं कुछ भी कह दूंगी। अब तुम भी शांत होकर नीचे आ जाओ, वरना सभी और टेंशन लेंगे। ऐसा कहकर जानवी नीचे चली गई और जानवी को नीचे आते देख वंश की मां जानवी के पास आई और जानवी से पूछा, जानवी क्या हुआ? वंश इतना गुस्से में क्यों था? सब ठीक तो है ना? जानवी ने थोड़ा घबराते हुए और नॉर्मल तरीके से कहने की कोशिश करते हुए वंश की मां से कहा, वो ऐसा कुछ नहीं आंटी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बस ऑफिस में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलती कर दी थी, इसी वजह से वंश गुस्सा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है,
आप लोग टेंशन मत लीजिए। उद्धरण चिन्ह। वंश की मां ने लंबी सांस लेते हुए कहा, शुक्र है भगवान का, इस लड़के ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो नीचे आ रहा है ना? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, हाँ बस फ्रेश होके नीचे ही आ रहा है। आप सब बैठिए ना। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश भी नीचे आ गया और वंश की मां ने वंश के पास जाकर कहा, आजा वंश, बैठ हमारे साथ। ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया कर, तूने तो डरा ही दिया था। वंश ने कंफ्यूजन चेहरे से जानवी की तरफ देखा क्योंकि वंश को पता ही नहीं था कि जानवी ने आखिर परिवार वालों से क्या कहा है। वंश ने सिर्फ अपनी मां को हम में आंसर किया। तभी वंश की दादी ने कहा, वंश, ऑफिस से आज तुम जल्दी घर आ जाना और अपने डैड से भी कह देना कि वो भी जल्दी घर आ जाएं। आज सभी लोग डिनर पर बाहर जाएंगे। जी दादी, मैं आ जाऊंगा और डैड से भी कह दूंगा, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वंश फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जानवी की मां ने जानवी से कहा, जानवी अपना सामान पैक कर लेना, कल सुबह सुबह हमें भी हरिद्वार के लिए निकलना है। तभी वंश की मां ने जानवी की मां से कहा, आप कुछ दिन और रुकिए ना यहाँ, आप रुकेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जानवी की मां ने वंश की मां से कहा, भाभी जी, वैसे भी इनकी काफी छुट्टियां हो चुकी हैं और यहाँ आने के लिए भी उन्होंने बहुत मुश्किल से छुट्टियां ली है। अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी संभव नहीं है और वैसे भी 1 महीने बाद तो हम फिर से मिलने ही वाले हैं और जाकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। 1 महीना है तैयारी करने के लिए, बहुत सी चीज हैं, आखिरकार हमारी इकलौती बेटी की शादी है, तैयारी भी तो करनी होगी। जानवी की मां ने जानवी से कहा, जानवी अपना सामान पैक कर लेना, कल सुबह सुबह हमें भी हरिद्वार के लिए निकलना है। तभी वंश की मां ने जानवी की मां से कहा, आप कुछ दिन और रुकिए ना यहाँ, आप रुकेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जानवी की मां ने वंश की मां से कहा, भाभी जी, वैसे भी इनकी काफी छुट्टियां हो चुकी हैं और यहाँ आने के लिए भी उन्होंने बहुत मुश्किल से छुट्टियां ली है। अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी संभव नहीं है और वैसे भी 1 महीने बाद तो हम फिर से मिलने ही वाले हैं और जाकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। 1 महीना है तैयारी करने के लिए, बहुत सी चीज हैं, आखिरकार हमारी इकलौती बेटी की शादी है, तैयारी भी तो करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। तभी वंश की मां ने कहा, चलिए ठीक है, 1 महीना और इंतजार कर लेंगे आप सबसे मिलने का। वंश की मां ने जानवी के पास जाकर कहा, अब तुम जल्दी से हमारे घर आ जाना वापस और इस बार हमारी पूरी तरीके से बहू बनकर आना। तभी वहां अनिका और दीप भी आ गए। अनिका को देखकर जानवी खुश हो गई और अनिका के गले लगकर अनिका से बोली, आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया, कैसी हैं आप? अनिका ने जानवी से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? तुझसे तो मेरे घर आया नहीं गया, तभी तेरे से खुद यहाँ मिलने आ गई। तभी वंश की मां ने अनिका से कहा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम लोग भी आ गए, आज रात को हम डिनर पर बाहर जाने वाले हैं, तुम लोग हमारे साथ चलना, बहुत मजा आएगा। तभी दीप ने कहा, अरे जरूर चलेंगे आंटी, ने की और पूछ पूछ। सभी लोग हंसने लगे। बातें करते करते शाम के 6 बजे चुके थे। वंश और वंश के डैड ऑफिस से आ गए। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। वो दोनों भी सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी वंश की मां ने जानवी से कहा, जानवी तुम जाओ रूम में और जाकर तैयार हो जाओ। अनिका ने जानवी से कहा, चल जानवी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। और तभी सिम्मी ने भी कहा, और मैं भी चलती हूँ। ऐसा कहकर तीनों रूम में चले गए। रूम में पहुंचकर अनिका ने जानवी से कहा, तो 1 महीने बाद तू हमेशा के लिए घर में आ जाएगी, क्यों सिम्मी, सही कहा ना मैंने? यस भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। अनिका ने सिम्मी से कहा, अरे हाँ, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इधर आओ और बैठो, और पहले ये बताओ हमारी शादी पर क्यों नहीं आए तुम? सिम्मी ने कहा, मैं क्या करती भाभी, अगर मेरे एग्जाम ना होते ना तो मैं आपकी शादी पर जरूर आती, बीच में मेरे एग्जाम रपक गए तो मैं आ ही नहीं पाई, लेकिन रिसेप्शन पर आई थी ना। अनिका ने सिम्मी से कहा, ओ तो तुम्हारे एग्जाम थे, चलो कोई नहीं, अब सारे मजे अपनी जानवी भाभी की शादी में कर लेना, क्यों? सिम्मी ने कहा, वंश भैया और जानवी भाभी की शादी में तो मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। वंश भाई की शादी के लिए मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, मम्मी को भाई की शादी का कब से वेट था, अब ये मौका थोड़ी छोड़ूंगी, फुल टू एंजॉय करूंगी। सभी लोग तैयार हो चुके थे और डिनर के लिए निकलने ही वाले थे। वंश ने सभी से कहा, अब चलें? तभी वंश की मां ने कहा, हाँ चलो। गाड़ी के पास पहुंचकर वंश की मां ने जानवी से कहा, जानवी जाओ वंश के साथ आगे बैठो। जानवी वंश के साथ आगे बैठी और सभी घर वाले अब गाड़ी में बैठ चुके थे और होटल की तरफ डिनर के लिए चल दिए। होटल पहुंचकर डिनर की टेबल में बैठकर सभी लोग बातें कर रहे थे और खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वंश ने दीप से कहा, दीप सिद्धार्थ वापस चला गया क्या? उद्धरण चिन्ह। दीप ने वंश से कहा, सिद्धार्थ तो आज सुबह ही वापस चला गया था, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, वो कहकर गया है कि अब तेरी शादी में वापस आएगा।
उद्धरण चिन्ह। तभी वंश की दादी ने कहा, अरे क्यों नहीं, जरूर आएगा, हाँ जरूर बुलाएंगे उसे, वो आता है तभी तो रौनकें लगती हैं, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। और जाने से पहले सिद्धार्थ हमसे मिलकर भी नहीं गया, आने दो उसे, फिर बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीप ने दादी से कहा, दादी वो तो मिलकर ही जाने वाला था पर उसको काम ही कुछ अर्जेंट आ गया तो वो बिना मिले ही चला गया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा चलो कोई नहीं, 1 महीने बाद तो वापस आएगा ही, वंश की दादी ने कहा। तभी वंश की दादी ने वंश से कहा, वंश जब तक दिन नहीं आता तुम जाओ जानवी के साथ कहीं बाहर घूम आओ, और अनिका तुम और दीप भी जाओ, कहीं घूम आओ, दिन आ जाएगा तब तुम्हें बुला लेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी दीप ने कहा, हाँ वंश चल थोड़ी वॉक करके आते हैं, अभी खाना लगने में भी टाइम है। ऐसा कहकर वॉक के लिए बाहर निकल गए। वॉक करते करते दीप ने वंश से कहा, वंश क्यों ना तू, जानवी, मैं और अनिका हम चारों मिलकर एक साथ ही हनीमून पर चलें। वैसे भी 1 महीने बाद तो तुम्हारी भी शादी होने वाली है, क्यों ना हम सब मिलकर इकट्ठे चलें। और मुझे अभी तो थोड़ा ऑफिस का काम भी है, मैं अभी तो नहीं जा सकता, 1 महीने बाद वर्कलोड भी कम होगा, बताओ। उद्धरण चिन्ह। वंश और जानवी एक दूसरे को देखने लगे और वंश ने थोड़ा शर्मा कर कहा, ठीक है ये सही रहेगा। दीप ने कहा, चलो फिर ठीक है, हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि हमें हनीमून पर कहाँ जाना है, फिर जैसे भी डिसाइड होगा मैं सबकी टिकट्स करवा दूंगा। वैसे जानवी तुम कहाँ जाना चाहती हो? जानवी ने थोड़ा नर्वस होते हुए दीप से कहा, जीजू आप सभी डिसाइड कर लीजिए, मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। तभी अनिका ने कहा, क्यों ना हम सब गोवा चलें, हनीमून के लिए बेस्ट जगह, क्यों दीप? हाँ गोवा परफेक्ट रहेगा, तू क्या कहता है वंश, गोवा कैसा रहेगा? दीप ने कहा। वंश ने कहा, ठीक है तो गोवा ही चलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दीप ने जानवी से पूछा, जानवी तुम बताओ गोवा सही रहेगा ना? जी जीजू सही रहेगा, जानवी ने दीप से कहा। दीप ने कहा, तो तय रहा, हम दोनों कपल्स हनीमून पर गोवा ही जाएंगे, मैं कल ही टिकट बुक करवा देता हूँ। तभी वंश ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी कुछ दिनों तक ऑफिस का काम देखने दे, उसके बाद डिसाइड करते हैं, जिस वक्त पर वर्कलोड कम रहेगा हम उस वक्त चलेंगे। दीप ने वंश से कहा, चल ठीक है, मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ, काम देखने के बाद ही डिसाइड कर लेंगे कि कब चलना है। तभी वंश के फोन की घंटी बजती है, जिस पर वंश की माँ थी और वंश से बोली, वंश डिनर लग चुका है, तुम सब आ जाओ। ओके माँ, कहते हुए वंश ने फोन काट दिया और वंश ने सभी से बोला, माँ का कॉल था और डिनर लग चुका है, माँ बुला रही है। सभी लोग वापस अपनी टेबल की ओर चले गए। टेबल पर बैठकर दीप ने सभी से कहा, हमने कुछ डिसाइड किया है। वंश की दादी ने कहा, क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी मैंने सोचा है कि वंश जानवी की शादी के बाद ही हम चारों एक साथ हनीमून पर चले जाते हैं, एक साथ जाएंगे तो थोड़ा मैनेज भी कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश की दादी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने, वैसे जाओगे कहाँ? उद्धरण चिन्ह। दीप ने कहा, दादी गोवा डिसाइड किया है हमने, हम सब गोवा ही जाएंगे। दादी ने कहा, गोवा तो परफेक्ट जगह है, तुम सब गोवा ही चले जाना। जी दादी, वंश ने दादी से कहा। डिनर लग चुका था, सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर फिनिश होने के बाद वंश ने वेटर को बुलाया और बिल पे किया, फिर सभी लोग उठकर वापस घर आ गए। घर पहुंचते ही दीप ने वंश से कहा, चलो वंश हम चलते हैं, काफी लेट हो गए, घर पर मॉम डैड भी इंतजार करते होंगे। वंश ने दीप से कहा, आज यहीं रुक जाना। तभी जानवी ने भी अनिका से कहा, हाँ अनिका दीदी आप यहीं रुक जाओ ना, कल वैसे भी मैं जाने वाली हूँ, मुझे जाते वक्त मिलेंगे नहीं क्या आप? अनिका ने जानवी से कहा, जानवी मॉम डैड घर पर अकेले हैं, उनका भी अकेले मन नहीं लगता, तू चिंता मत कर, तू जाएगी तो हम सुबह ही तुझसे मिलने आ जाएंगे ना दीप? दीप ने अनिका से कहा, हाँ क्यों नहीं आएंगे, जरूर आ जाएंगे। जानवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी अनिका दीदी को तुमसे जरूर मिलवा कर रहूंगा, हैप्पी। जानवी ने खुश होते कहा, हैप्पी। उद्धरण चिन्ह। जानवी अनिका भी जा चुके थे। घर के अंदर जाकर वंश की मां ने जानवी से कहा, जाओ जानवी तुम भी आराम करो, थक गई होगी। वंश तुम भी जाओ आराम कर लो, वैसे भी कल ये लोग जा रहे हैं तो तुम्हें सुबह इन्हें छोड़ने जाना है, सुबह जल्दी उठना होगा, जाओ बेटा। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग अब सो चुके थे। जानवी और वंश लेटे लेटे भाटिया के बारे में सोच रहे थे। जानवी और वंश टेंशन में सो नहीं पा रहे थे। वंश को डर सिर्फ इस बात का था कि जानवी के हरिद्वार जाने के बाद अगर भाटिया ने जानवी को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो क्या करेगा। और जानवी को इस बात की टेंशन थी कि भाटिया कहीं वंश को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोनों को टेंशन में नींद नहीं आ रही थी तो दोनों उठकर अपने रूम से बाहर आते हुए बालकनी की ओर चले गए।
जानवी वहां खड़े खड़े इधर उधर चक्कर लगा रही थी, तभी वंश भी वहां आ गया और जानवी से बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने रुकते हुए वंश की तरफ देखा और वंश से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा कि थोड़ा बालकनी में घूम लूं। तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? वंश ने जानवी से कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा बालकनी में थोड़ी वॉक कर लेता। तभी जानवी ने वंश से कहा, ठीक है, तुम यहाँ वॉक कर लो, मैं बस जा ही रही हूँ। ऐसा कहकर जानवी अपने रूम की तरफ जाने लगी, तभी वंश ने जानवी को रोकते हुए कहा, रुको, तुम भी यहाँ घूम सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वंश की बात सुनकर जानवी रुक गई और बोली, ठीक है। कुछ देर दोनों शांत रहने के बाद वंश ने जानवी से कहा, जानवी, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जानवी ने वंश से कहा, हाँ बोलो। उद्धरण चिन्ह। जानवी हरिद्वार जाने के बाद तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि भाटिया का कोई भरोसा नहीं। पर तुम चिंता मत करो, मैं भाटिया को जल्द से जल्द जेल भेजने की कोशिश करूंगा। बस कुछ दिनों के लिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना है, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगता है तो तुम तुरंत मुझे कॉल करना। कुछ दिनों के लिए तुम घर से बाहर न जाओ तो अच्छा होगा, जब ज्यादा जरूरत हो तभी ही जाना। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने वंश से कहा, ठीक है, पर तुम अपना भी ख्याल रखना क्योंकि भाटिया तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वंश ने जानवी से कहा, चलो ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, मैं भी बस जाकर सो ही रहा हूँ। जानवी और वंश अपने अपने रूम में चले गए और सोते सोते एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। अगली सुबह जानवी और जानवी की फैमिली जाने के लिए गाड़ी के पास ही खड़ी थी। जानवी और जानवी की फैमिली वंश की फैमिली से मिल रही थी और वंश की मां ने जानवी से कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हाँ, फोन पर बात जरूर करते रहना ताकि हमारा भी मन लग रहे। जी आंटी। ऐसा कहकर जानवी और वंश की मां एक दूसरे से गले मिले। वंश की दादी ने जानवी की दादी से कहा, इमली, मेरी बहू का ख्याल रखना, मेरी बहू जब तक तेरे पास है तब तक तेरी जिम्मेदारी है, यहाँ आने के बाद इसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, और हाँ, मेरी बहू को डांटने की कोशिश भी मत करियो, समझी। उद्धरण चिन्ह। जानवी की दादी ने वंश की दादी से कहा, तू कह दे अपनी बहू से कि मुझे कम तंग किया करे। दोनों दादियों ने मजाक करते हुए कहा। सभी लोग उनकी बातों पर हंसने लगे, तभी जानवी के पापा ने कहा, चलो लेट हो रहा है। ऐसा कहकर जानवी की फैमिली वंश की गाड़ी में बैठकर जल्दी स्टेशन पहुंच गई और थोड़ी देर में ही हरिद्वार की ट्रेन आ गई। जानवी और जानवी की फैमिली ट्रेन में बैठी और ट्रेन चलने लगी। वंश जानवी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कहीं ना कहीं वंश को जानवी के जाने की तकलीफ थी, वही तकलीफ जानवी के भी मन में थी। तकलीफ के साथ एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए डर भी था कि भाटिया अपना बदला लेने के लिए कुछ करे ना। शाम को जानवी और जानवी की फैमिली हरिद्वार पहुंच चुकी थी। जानवी और जानवी की फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। तभी जानवी की दादी ने जानवी के पापा से कहा, सुरेश बेटा, अब कल जाकर जानवी के गहने खरीद लेते हैं, शादी के लिए कुछ ही टाइम है, इस एक महीने में हमें सारी तैयारी करनी है, कार्ड छपवाने हैं, शॉपिंग भी करनी है, गहने भी खरीदने हैं, मिठाइयाँ बनवानी है, बहुत कुछ करना है। और शादी अगर हम बाहर जाकर करते हैं तो मैं यहाँ पर भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर करना चाहती हूँ, आखिर हमारी इकलौती पोती है, सभी को दावत तो देंगे ही ना। उद्धरण चिन्ह। जानवी के पापा ने कहा, जी माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, कल आप सब पहले जाकर गहनों की शॉपिंग कर लेना, उसके बाद कुछ दिन में जाकर कपड़ों की शॉपिंग कर लेना, और वैसे भी आजकल सभी कपड़े बने बनाए मिल जाते हैं, सभी तैयारी जल्दी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और रही कार्ड की बात, तो उसका ऑर्डर मैं कल ही दूंगा, पहले कुछ कार्ड सेलेक्ट करने के लिए ले आऊंगा, आप लोग पसंद कर लेना, फिर उसको ऑर्डर भी दे देंगे। जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा, बेटा, उन लोगों ने तुमसे कोई फरमाइश नहीं करी, पर हमें अपनी तरफ से तो उनके लिए कुछ करना ही चाहिए, शादी पर भी आधा पैसा वो लोग ही लगा रहे हैं, तो तुझे नहीं लगता कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए? जानवी के पापा ने कहा, हम उन्हें चाहकर भी कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारे समधी ने साफ मना कर दिया है दहेज लेने से, वो दहेज के सख्त खिलाफ है, और उन्होंने कहा है कि अगर हमने दहेज की एक चीज भी दी तो हमसे नाराज हो जाएंगे। बहुत बहुत नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे समधी, खुशकिस्मत है तू जो तुझे ऐसे समधी मिले। जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा। जानवी के पापा ने कहा, सही कहा आपने माँ, वंश की फैमिली बहुत ही अच्छी है, आप देखना माँ, हमारी जानवी वहाँ बहुत खुश रहेगी, और अगर ये खुश रहेगी तो हम तो वैसे ही खुश रहेंगे, हमें और क्या चाहिए, यही तो चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में इतना खुश रहे कि वो हमें बिल्कुल भी याद ना करे। तभी जानवी ने कहा, मैं वहाँ कितना भी खुश रहूं, पर आप लोगों को हमेशा याद करती रहूंगी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपको याद ही ना करूं? आपको ऐसा लगता है कि आपकी जानवी इतनी स्वार्थी है कि खुद खुश रहेगी?
तो अपने माँ बाप को ही भूल जाएगी। जानवी के पापा ने कहा, अरे अब तू नाराज मत हो, मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुझे वहां पर सारी खुशियां मिले, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू हमें हमेशा याद करेगी। तभी जानवी ने कहा, मैं वहां कितना भी खुश रहूं, पर आप लोगों को हमेशा याद करती रहूंगी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपको याद ही ना करूं? आपको ऐसा लगता है कि आपकी जानवी इतनी स्वार्थी है कि खुद खुश रहेगी, तो अपने माँ बाप को ही भूल जाएगी। जानवी के पापा ने कहा, अरे अब तू नाराज मत हो, मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुझे वहां पर सारी खुशियां मिले, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू हमें हमेशा याद करेगी। अब आगे अगली सुबह जानवी की फैमिली और वंश की फैमिली अब शादी की तैयारी में लग चुकी थी। वहीं वंश के घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग शादी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वंश के डैड ने वंश से कहा, वंश आज तुम मेरे साथ चलना, शादी के लिए होटल बुक कर लेंगे। मुंबई का जो 5 स्टार होटल होगा ना, वो तुम्हारी शादी के लिए बुक करूंगा मैं। आखिर मेरा इकलौता लड़का जो है, ऑफिस जाने से पहले हम कुछ जगह देख लेंगे, और फिर जैसा भी होगा आपस में डिसाइड कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, ओके डैड। उद्धरण चिन्ह। वंश की दादी ने वंश के डैड से कहा, बेटा जानवी के लिए कुछ गहने भी लेने हैं, तो गहने लेने हम आज ही चले जाते हैं। गहने तो दिव्या और मैं ही लेने चले जाएंगे, तुम और वंश बाकी काम देख लो। उद्धरण चिन्ह। तभी सिम्मी ने बीच में कहा, दादी मैं भी चलूंगी। दादी ने सिम्मी से कहा, अच्छा बाबा तुम भी चलना, अपनी भाभी के लिए गहने पसंद करना, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम भी ले लेना। सिम्मी ने एक्साइटमेंट से कहा, ठीक है दादी, कब चलना है फिर? अरे थोड़ा सब्र तो करो, शाम को चलेंगे या फिर आज दोपहर में ही चलते हैं, क्यों दिव्या? वंश की माँ ने कहा, जी माँ जी, जैसा आपको सही लगे। मैं क्या कह रही थी, हम जानवी को वहां पर वीडियो कॉल भी कर लेंगे, वो अपनी पसंद से ले लेगी, क्यों? दादी ने वंश की माँ से कहा, हाँ ये भी सही रहेगा, आखिर पहनने तो उसी को है, तो उसी की पसंद से लेंगे। वंश के डैड ने कहा, तो तय रहा, आप लोग गहने लेने चले जाना और हम होटल देखने चले जाएंगे। वहीं जानवी के परिवार में भी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जानवी के बाबा ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी जानवी की माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुनिए आज कार्ड्स देख लीजिएगा और आज हमें गहने लेने भी जाना है। जानवी के पापा ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए जानवी की माँ से कहा, हाँ हाँ चली जाना, और पैसे लॉकर में रखे हैं, और ध्यान से लेकर जाना, और हमारी जानवी बिटिया के लिए बहुत अच्छे से गहने लेके आना, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फोन करके बता देना, मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। जानवी की माँ ने कहा, सुनिए पैसों की व्यवस्था तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जानवी के बाबा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने जानवी की शादी के लिए पहले ही पैसे जोड़ रखे थे, और शादी पर आधा पैसा तो वो लोग भी लगा रहे हैं, तो फिर क्या ही टेंशन है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जानवी की माँ ने स्माइल करते हुए कहा, फिर ठीक है। जानवी के बाबा ने जानवी की माँ से टिफिन मांगते हुए कहा, अब लाओ मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जानवी की माँ ने जानवी के पापा को टिफिन दिया और उसके बाबा चले गए। तभी जानवी अपने कमरे से आई और अपनी माँ से बोली, माँ बाबा गए क्या? जानवी की माँ ने कहा, हाँ अभी अभी गए हैं, आज तेरे बाबा कार्ड छपाने के लिए ऑर्डर देकर आएंगे, और कुछ कार्ड लेकर भी आएंगे, जिसको तू पसंद कर लेना, तुझे कैसा कार्ड रखना है? जानवी ने कहा, कोई भी कार्ड रख लेंगे माँ, इनविटेशन ही तो देना है। खैर ये सब छोड़िए, मैं मंदिर जा रही हूँ, दादी कहाँ है? दादी को भी ले जाती हूँ मंदिर अपने साथ। जानवी की माँ ने कहा, तेरी दादी तो पहले ही मंदिर जा चुकी है, मंदिर में जाकर अपनी सहेलियों के साथ गपशप कर रही होगी, और सभी को बता रही होगी कि मेरी पोती की शादी है। जानवी ने कहा, ये दादी को ना बातें करने का मौका चाहिए, कितनी बातें करती है दादी, चलिए माँ मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर जानवी मंदिर की ओर निकल गई। रास्ते में जानवी को उसकी सहेली मिल गई, जिसका नाम मीनाक्षी था। जानवी मीनाक्षी को देखकर बहुत खुश हो गई, और उससे बोली, मीनाक्षी तू कैसी है, कितने टाइम बाद मिली है? जानवी की सहेली मीनाक्षी ने जानवी से कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने सुना है तेरी सगाई हो गई और 1 महीने बाद तेरी शादी भी है, ये सच है क्या? जानवी ने परेशान चेहरे से कहा, हाँ ये सच है। तो जानवी की सहेली ने कहा, तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, तो तू दुखी क्यों हो रही है? जानवी ने कहा, दुख की तो बात नहीं है, लेकिन तू जानती है ना मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, ये मेरी दादी ने ना जबरदस्ती मेरी सगाई करवा दी। अरे तो क्या हुआ, एक न एक दिन तो तेरी शादी करनी थी, तू ये सब छोड़ और मुझे जीजा जी का फोटो दिखाना। जानवी की सहेली ने जानवी से कहा। जानवी ने अपने हाथ बांधते हुए अपनी सहेली से कहा, मेरे पास नहीं है उसकी कोई फोटो। जानवी की सहेली ने हैरान होते कहा, क्या तेरे पास फोटो ही नहीं है तेरे होने वाले पति की? तेरे फोन में एक भी फोटो नहीं है?
ये कैसी बात हुई भला? जानवी ने कहा, हाँ नहीं है तो कुछ जरूरी थोड़ी है कि मैं उसकी फोटो अपने फोन में लेकर डालूं, और मुझे उसकी फोटो से करना भी क्या है। तू ये सब छोड़, तू कहाँ जा रही थी? उद्धरण चिन्ह। जानवी की सहेली ने कहा, मैं तो तेरे घर ही आ रही थी तुझसे पूछने कि तेरी सगाई की बात सच्ची है या झूठी, और तू मुझे रास्ते में मिल गई। जानवी ने कहा, तो फिर चल मंदिर चलते हैं, मैं मंदिर ही जा रही हूँ, चल मेरे साथ। ऐसा कहते हुए दोनों मंदिर ओर चली गई। मंदिर में जाकर जानवी ने घंटी बजाई और भोले बाबा के सामने अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। महादेव जी, मुझे फिलहाल तो सिर्फ एक ही टेंशन है, और वो है भाटिया की। आप प्लीज वंश की रक्षा करना, वो भाटिया वंश को कोई नुकसान न पहुंच पाए, प्लीज भगवान जी। ऐसा कहकर जानवी ने महादेव जी के सामने अपना माथा टेका, और पंडित जी ने जानवी को और उसकी सहेली को प्रसाद दिया। और पंडित जी ने जानवी से कहा, जानवी बिटिया, सुना है तेरी सगाई हो गई है, कहाँ जा रही है शादी करके? जानवी ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मुंबई। पंडित जी ने जानवी से कहा, मुंबई? क्या बात है, बहुत बड़े शहर में जा रही है, हरिद्वार को तो भूल ही जाएगी। कभी नहीं पंडित जी, चाहे मैं विदेश भी चली जाऊं ना, तो भी अपने हरिद्वार को कभी नहीं भूल सकती। हरिद्वार में मेरी जान बसती है, हरिद्वार की गलियों में मेरा बचपन है, और मैं हरिद्वार को भूल जाऊंगी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो सुकून मुझे गंगा मैया की घाट पर बैठकर मिलता है ना, वो सुकून वहां मिल पाएगा क्या? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने पंडित जी से कहा, ये बात तो सही कह रही है बिटिया, हरिद्वार में ना अलग सुकून है, और ऐसा सुकून तो तुझे मुंबई में भी नहीं मिल पाएगा। चल ये सब छोड़ और ये बता, कब है तेरी शादी? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने जानवी से पूछा, 1 महीने बाद पंडित जी। जानवी ने पंडित जी से कहा। पंडित जी ने जानवी से कहा, 1 महीने बाद? बड़ी जल्दी कर रही है शादी। चलो अच्छा है, शादी जल्दी हो जाए तो ही अच्छा है। तेरी शादी होने के बाद हम सब तुझे बहुत याद करेंगे, आती रहना हमसे मिलने। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने पंडित जी से कहा, जरूर आऊंगी पंडित जी, क्यों नहीं आऊंगी, कह दूंगी अपने ससुराल वालों से कि जब जब मेरा मन करेगा मैं तब तब हरिद्वार जाऊंगी। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, खुश रह बेटा, महादेव जी करें तू शादी के बाद बहुत खुश रहे, और तेरे ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करें, जय गंगा मैया की। पंडित जी चले गए। तभी जानवी ने अपनी सहेली से कहा, चल गंगा मैया की घाट पर बैठते हैं, फिर कुछ देर बाद घर जाएंगे। ऐसा कहकर जानवी और जानवी की सहेली गंगा मैया की घाट पर बैठने चली गई। गंगा में अपने पैरों को डालकर पैरों को हिलाते हुए जानवी ने कहा, तू बता, तू कब कर रही है शादी? तेरा कोई देवर हो तो करवा दे मेरी शादी उसके साथ, फिर हम दोनों एक साथ बहुत मजे करेंगे। जानवी के सहेली ने मजाक करते हुए कहा। अपनी सहेली की बात पर जानवी हंसने लगी और बोली, अफसोस मेरा तो कोई देवर ही नहीं है, वरना मैं तेरी शादी उसी से करवा देती, फिर हम दोनों खूब मजे करते। पर मेरी प्यारी सी नंद है जो बहुत प्यारी है, बिल्कुल फ्रेंड बन के रहती है। उद्धरण चिन्ह। जानवी के सहेली ने कहा, अच्छा तो तू वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, इस हरिद्वार की यादें और हरिद्वार के लोग मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे, तू चिंता मत कर। फिर ठीक है, अगर भूल जाती ना तो मैं तुझे छोड़ती नहीं, जानवी की सहेली ने मजाक करते हुए कहा। जानवी और जानवी की सहेली हंसने लगी, और जानवी ने खड़े होते हुए कहा, चल अब चलते हैं घर। अब 15 दिन बीत चुके थे। शादी की आधी तैयारी वंश की फैमिली में और जानवी की फैमिली में हो चुकी थी, और आधी तैयारी अभी भी चल रही थी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। तभी जानवी के बाबा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, और दादी आंगन में तख्त पर बैठी हुई थी। तभी जानवी की दादी ने जानवी के बाबा से कहा, बेटा आज कुछ मेहमानों की घर में कार्ड भी देने जाना है, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। जानवी के बाबा ने कहा कि माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, अपने ऑफिस में कार्ड तो मैं आज ही दे आऊंगा। योजक चिन्ह। वहीं वंश के घर में भी शादी की तैयारी चल रही थी। उनके घर में भी अब कार्ड बांटे जा रहे थे। अपने घर के हॉल में बैठे सभी लोग चाय पीते पीते बातें कर रहे थे। तभी वंश की माँ ने वंश के डैड से कहा, सुनिए आज मेरी बहन के घर कार्ड देने जाना है, तो आप ऑफिस से जल्दी आ जाना ताकि हम उसके घर जा सकें। उद्धरण चिन्ह। वंश के डैड ने कहा, अपनी बहन के घर कार्ड देने तो आप खुद भी जा सकती हैं, आप अपनी बहन के घर चली जाइए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वंश की माँ ने कहा, अच्छा नहीं लगता, आपका जाना जरूरी है, हम दोनों ही कार्ड देने चलेंगे ना, फिर वहां से कहीं और के लिए भी निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। तभी सिम्मी ने कहा, डैड मुझे भी कुछ कार्ड चाहिए, मुझे अपनी फ्रेंड्स को देना है, वो सब भाई की शादी में आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जरूर बेटा, जरूर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाना। वंश के डैड ने सिम्मी से कहा।
तभी वंश की माँ ने वंश से कहा, जो अपने फोन में लगा हुआ चाय पी रहा था, जानवी को कॉल करके पूछो कि उसकी सैंडल का नंबर कितना है। हम आज उसके लिए सैंडल लेने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वंश ने शौक होते और एकदम से चाय का कप मुंह से निकालते हुए कहा, माँ, आप भी तो पूछ सकती हैं, मुझसे क्यों कह रही हैं? बीवी किसकी है? तुम्हारी। पूछेगा कौन? तुम चुपचाप फोन करो और पूछो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वंश की माँ ने वंश से कहा। अपनी माँ के कहने पर वंश को जानवी को कॉल करना ही पड़ा। वंश थोड़ा नर्वस था और जानवी को कॉल किया रिंग जा रही थी। वंश ने फोन को अपने कान पर लगाया। उसने सिम्मी की तरफ देखा, जो उसे इशारों में चिढ़ा रही थी। वंश ने चिढ़ते हुए इशारों में ही सिम्मी से कहा, बताऊं अभी? और ऐसा कहकर बाहर की तरफ जाकर जानवी से बात करने लगा। वही जानवी अपने रूम में बैठी हुई थी और वंश का कॉल आते हुए देखकर फोन को हाथ में लेते एकदम से खड़ी हो गई और सोचते सोचते बड़बड़ाने लगी, ये वंश मुझे कॉल क्यों कर रहा है? जानवी ने नर्वस होकर कॉल उठाकर हेलो कहा। वंश ने कहा, हेलो। वो मॉम पूछ रही हैं, तुम्हारी सैंडल का नंबर क्या है? उद्धरण चिन्ह। जानवी की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए कहने लगी, सैंडल का नंबर पूछने के लिए तुम्हें कहा आंटी ने और तुम मान भी गए। वंश ने कहा, अब ज्यादा हंसने की ना जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ, मुझे और भी काम है। जानवी ने वंश से कहा, दुनिया में सबसे बिजी पर्सन तो तुम ही हो। ना जाने तुम्हारे ऐसे कौन से बिजनेस चल रहे हैं, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता। खैर छोड़ो, मेरे सैंडल का नंबर 7 है। ओके। उद्धरण चिन्ह। वंश ने कहा, ओके ठीक है, रखता हूँ। ऐसा कहकर वंश ने तुरंत फोन काट दिया। जानवी ने अपने फोन को चिढ़ते हुए देखा और अपने आप से कहा, न जाने कहाँ बिजी रहता है, पता नहीं पूरे दिन करता क्या रहता है, सड़ू कहीं का। वंश को अपनी माँ को बताते हुए शर्म आ रही थी। उसने शर्माते हुए अपनी माँ से कहा, 7 नंबर। सिम्मी सोफे पर बैठे हुए वंश पर हंस रही थी। वंश ने उसे गुस्से से देखा पर सिम्मी उसे और चिढ़ाने लगी। तभी वंश ने अपनी माँ को कहा, माँ, सिम्मी को समझा लीजिए, बहुत चिढ़ाने लग गई आजकल मुझे, फिर मैं इसे पीटूंगा ना, फिर आप मुझसे मत कहना। उद्धरण चिन्ह। वंश की माँ ने कहा, तुम दोनों सिर्फ लड़ते रहा करो, सिम्मी क्यों चिढ़ाती हो अपने भाई को? सिम्मी ने कहा, माँ, भाई को चिढ़ाने में है ना बहुत मजा आता है, और कितने क्यूट लगते हैं भाई चिढ़ते हैं तो, देखिए तो सही। सिम्मी की माँ ने मजाक करते हुए कहा, कह तो सही रही है तू। उद्धरण चिन्ह। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, हंस लीजिए आप, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वंश ऑफिस के लिए निकल गया। सभी लोग इस बात पर हंसने लगे। वंश अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ बड़बड़ा रहा था, ये माँ भी मुझसे क्या क्या कराती रहती है, सैंडल का नंबर पूछने के लिए मुझे कहा, वो तो खुद पूछ सकती थी ना। जानवी भी मेरा मजाक बना रही होगी, वैसे भी उसको तो मेरा मजाक बनाने का बहाना चाहिए। ऐसे बड़बड़ाते हुए वंश अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया। योजक चिन्ह। वहीं जानवी अपनी माँ और दादी के साथ आंगन में बैठी हुई थी। तभी जानवी के फोन पर वंश की माँ का कॉल आया। वंश की माँ का कॉल आते हुए देखा तो जानवी ने अपनी माँ से कहा, माँ, दिव्या आंटी का कॉल आ रहा है, आप बात कीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। जानवी की माँ ने कहा, उन्होंने तेरे फोन पर कॉल किया है, तुझे कुछ बात करनी होगी, उठा कॉल, बात कर। जानवी ने कॉल उठाया और हेलो कहा। सामने से वंश की माँ ने कहा, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? जानवी ने वंश की माँ से कहा। तभी वंश की माँ ने जानवी से कहा, अब तो मुझे मॉम बोलना शुरू कर दो, कब तक आंटी बोलती रहोगी? तुम्हारे मुंह से मॉम सुनने के लिए मैं बहुत तरस रही हूँ। अब मुझे आंटी नहीं सुनना, अगर अब तुमने अब फिर मुझे आंटी बोला ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने स्माइल करते हुए बोला, ओके आंटी, सॉरी मॉम, वैसे मैं आपको मॉम ना बुलाकर माँ कहूँ तो। उद्धरण चिन्ह। वंश की माँ ने कहा, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, तुम मुझे माँ ही कहना। जानवी ने कहा, ओके माँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बेटा सुनो, आज हम तुम्हारे कुछ ड्रेस लेने जाएंगे तो मैं वहां तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी, तुम एक बार उस ड्रेस को देख लेना, पसंद कर लेना, जो तुम्हें पसंद आए, आखिर पहनना तो तुम्हें ही है। ओके बेटा। उद्धरण चिन्ह। वंश की माँ ने जानवी से कहा। जानवी ने कहा, जी माँ, आप मुझे वीडियो कॉल कर लेना, वैसे तो आप लोग जो पसंद करेंगे मुझे वो पसंद आ ही जाएगा, पर बेटा एक बार तुम भी देख लो तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी, इसलिए तुम वीडियो कॉल पर देख ही लेना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वंश की माँ ने कहा, जी माँ, जैसा आपको ठीक लगे। वंश की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर दोनों ने फोन रख दिया।